हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड के कुछ टॉपिक्स की स्टडी आप सभी इस वीडियो में करेंगे। चैप्टर सेकेंड है सॉल्यूशन बिलियन। यह चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का फर्स्ट टॉपिक है बिलियन सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि समांगी मिश्रण क्या है। वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं तथा पदार्थों में अलग अलग विभेद ना किया जा सके, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण अर्थात बिलियन में उपस्थित प्रावस्था का मान 1 होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि विलायक क्या है और विलेय क्या है, क्योंकि बिलियन बनाने के लिए विलायक और विलेय की आवश्यकता होती है। जब विलायक में विलेय घोला जाता है तो विलियन का निर्माण होता है। विलियन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलियन जैसी होती है या जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा दूसरे घटक को जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहते हैं। और विलायक में जब विलेय घोला जाता है तो विलियन का निर्माण होता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं विलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन निम्न प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि समांगी मिश्रण विलियन का निर्माण करता है और विषमांगी मिश्रण कलिल विलियन अर्थात कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं। ये विलेय हैं, ये विलायक हैं और उदाहरण दिया है। ठोस और ठोस का विलयन, जैसे सोने में तांबा या मिश्र धातुएं। यहाँ पर ये जान लीजिए जो मिश्र धातुएं होती हैं इसमें से अधिकतर मिश्र धातुएं विषमांगी मिश्रण होती हैं अर्थात कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ मिश्र धातुएं समांगी मिश्रण का निर्माण करती हैं, वो ठोस विलयन कहलाते हैं। उसकी स्टडी आप आगे अभी करेंगे। दूसरा है ठोस द्रव का विलयन, चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, यूरिया का जल में विलयन आदि। तीसरा है ठोस का गैस में विलयन, कपूर, नौसादर, आयोडीन आदि पदार्थों में ऊर्ध्वपातन के गुण पाए जाते हैं। ये ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सब इसके उदाहरण हैं। धुआं भी ठोस का गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन है, कलिल विलयन है। यह विषमांगी मिश्रण होता है। चौथा द्रव का ठोस में विलयन, इसका उदाहरण है सोडियम अमलगम। तो पहले जान लीजिए अमलगम क्या है। पारा या मरकरी जिसे कहते हैं, यह द्रवावस्था में पाया जाता है सामान्य ताप पर। यह अधिकतर धातुओं को अपने में घोल लेता है जिससे धातु अमलगम का निर्माण करता है। पांचवा द्रव का द्रव में विलयन, जैसे जल में अल्कोहल है, टालुइन में बेंजीन है। ये सब द्रव का द्रव में विलयन के उदाहरण हैं। छठा द्रव का गैस में विलयन, जैसे वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है तो यह द्रव का गैस में विलयन है। सातवां गैस का ठोस में विलयन, जैसे पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, यह कलिल विलयन का उदाहरण है कोलाइडल सॉल्यूशन का, क्योंकि यह विषमांगी मिश्रण होता है। अगला गैस का द्रव में विलयन, सोडा वाटर या वायुयुक्त पेय पदार्थ, ये सब इसके उदाहरण हैं। गैस का गैस में विलयन, दो या अधिक गैसों का मिश्रण, वायु आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक है
ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। वैसे भी समांगी मिश्रण क्या होता है? विलयन कहलाता है। और विषमांगी मिश्रण कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कलिल विलयन। जबकि दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन निम्न दो प्रकार के होते हैं, प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन और दूसरा अंतराकाशी ठोस विलयन। या बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट है प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। इस प्रकार के ठोस विलयन में कुछ परमाणु, अणु या आयनों के स्थान पर उसी से मिलते जुलते दूसरे पदार्थ के परमाणु, आयन या अणु आकर उपस्थित हो जाते हैं और पहले परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन का निर्माण होता है। इस प्रकार के ठोस विलयन में एक पदार्थ के क्रिस्टल जालक में दूसरे प्रकार के ठोस के परमाणु, आयन को कुछ स्थानों पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन प्राप्त होता है। उदाहरण पीतल, कांसा, स्टील, मोनल धातु आदि, ये सब इसके उदाहरण हैं। दूसरा है अंतराकाशी ठोस विलयन। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि परमाणुओं के बीच में जो रिक्तिकाएं दिख रही हैं आपको, ये अंतराकाश कहलाते हैं। इस अंतराकाश में दूसरे प्रकार के परमाणु आकर स्थित हो जाते हैं, जिससे अंतराकाशी ठोस विलयन का निर्माण होता है। इस प्रकार के ठोस विलयनों में एक ठोस पदार्थ के चालक में उपस्थित रिक्तियों में किसी अन्य प्रकार के परमाणु, आयन या अणु आकर स्थान प्राप्त कर लेते हैं, जिससे अंतराकाशी ठोस विलयन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। एक ठोस की विलेयता को प्रायः 100 ग्राम विलायक में घुलित पदार्थ की मात्रा में व्यक्त करते हैं। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेय पदार्थों की विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हैं, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। किसी विलयन में विलेय की मात्रा यदि उसकी विलेयता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। और संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें उस ताप पर और अधिक विलेय ना घोला जा सके। एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में अगर और अधिक विलेय ना घोला जा सके तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और अगर संतृप्त विलयन का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसमें और अधिक मात्रा में विलेय घुलित हो जाएगा, तो अतिसंतृप्त विलयन प्राप्त होगा। अतिसंतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा यदि विलयन में उपस्थित हो तो उस विलयन को अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब संतृप्त विलयन प्राप्त है और अगर उससे अधिक घोलना हो तो क्या करना होगा? ताप बढ़ाना होगा। तो ताप बढ़ाने पर और अधिक मात्रा में विलेय घोला जा सकता है, तो जिससे अतिसंतृप्त विलयन प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलेयता को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे पहला है ताप, दूसरा है विलेय और विलायक की प्रकृति, तीसरा है समायन प्रभाव। ये सब विलेयता पर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ऊष्माशोषी पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता बढ़ती है, जबकि ऊष्माक्षेपी पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता घटती है। आइए हम लोग जान लेते हैं ऊष्माशोषी पदार्थ क्या और ऊष्माक्षेपी पदार्थ क्या हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ऊष्माक्षेपी पदार्थ। जिन पदार्थों को अपघटित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है या जिन पदार्थों को तोड़ने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह ऊष्माक्षेपी पदार्थ कहलाते हैं।
और जिन पदार्थों को तोड़ने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है उसे ऊष्माशोषी पदार्थ कहते हैं। गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से सदैव घटती है। ये तो हो गया ताप का प्रभाव। दूसरा है विलेय और विलायक की प्रकृति। तो अगर आयनिक व ध्रुवीय पदार्थ हैं तो ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। ध्रुवीय विलायक जैसे जल है, HCl है, ये सब। जबकि अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं। अध्रुवीय विलायक जैसे अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, ये सब अध्रुवीय विलायक हैं। नेक्स्ट, समायन प्रभाव। समायन की उपस्थिति में सामान्यतः विलेय लवणों की विलेयता घट जाती है। अगर समायन की उपस्थिति है विलयन में तो विलेय लवणों की विलेयता घटने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैसों की द्रव में विलेयता। हेनरी का नियम। हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता के लिए नियम दिया। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इसे हेनरीज लॉज कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक की इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। हेनरी ने कहा कि अगर ताप स्थिर है तो किसी विलायक की इकाई द्रव्यमान में अगर कुछ गैस घुली हुई है तो गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है, अर्थात W प्रोपोर्शनल P, या इसे M प्रोपोर्शनल P भी लिखते हैं। अगर विलेय की मात्रा बढ़ेगी तो दाब भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं कि द्रव में गैस की विलेयता अगर मोल प्रभाज के टर्म में मापा जाए, मोल प्रभाज अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे, तो इसको निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। विलयन में गैस का मोल प्रभाज वाष्प प्रावस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज को x से व्यक्त करते हैं और आंशिक दाब को P से। P प्रोपोर्शनल x, यानी कि गैस का मोल प्रभाज वाष्प प्रावस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाते हैं KH को हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। P क्या है? पार्शियल प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब है, और X मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज है। नोट, जिस गैस के लिए KH का मान जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी कम होती है। KH का मान, हेनरी कांस्टेंट का मान जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी कम होगी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट, गैस का दाब बहुत अधिक तथा ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। जो गैस का दाब है वह बहुत ही अधिक नहीं होना चाहिए और ना ही ताप बहुत कम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वे हेनरी के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरा, गैस विलायक से रासायनिक अभिक्रिया ना करती हो। मतलब उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो। जो गैस विलायक में घुली है उनकी आपस में कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो। नेक्स्ट है हेनरी के नियम के उपयोग, यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट, मृदु पेय में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। अभी पीछे आप लोग पढ़े हैं M प्रोपोर्शनल P, अर्थात प्रेशर जितना अधिक होगा गैस की विलेयता भी उतनी अधिक होगी। इसलिए बोतल को जब उच्च दाब पर सील करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ जाती है द्रव में। सेकेंड है, फेफड़ों में रक्त में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान इसी नियम पर आधारित है। ये थे हेनरी के नियम के उपयोग। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं।
फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलेयता के लिए 298 केल्विन पर हेनरी कांस्टेंट का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल है। यदि 500 मिलीलीटर सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया हो तो 298 केल्विन पर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोगों को घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करनी है। तो हेनरी कांस्टेंट का मान दिया गया है, ये पास्कल में है। इसको सबसे पहले ATM में चेंज कर लेते हैं। तो ATM में चेंज करने के लिए 101325 से इसे डिवाइड करना होगा। तो हमने डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई 1.67 × 10⁻³ ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पार्शियल प्रेशर है 2.5 ATM में दिया गया है। यहाँ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए पीछे अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि पार्शियल प्रेशर मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो वो समानुपाती हटा के KH हेनरी कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर अपान हेनरी कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.49 × 10⁻³ अब हम लोग H2O के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो ये 500 मिलीलीटर भार है। अणु भार जल का होता है 18। तो ये आ गया 27.78 मोल। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है मोल प्रभाज का, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। मोल प्रभाज बराबर होता है एक घटक के मोलों की संख्या बटे बिलियन में कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ से ये XCO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज बराबर कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बटे कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो बिलियन में जल के मोलों की संख्या की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मोलों की संख्या बहुत कम होगी, तो इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के मोल प्रभाज बराबर कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या। यहाँ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज इंटू जल के मोलों की संख्या। तो पीछे अभी हम लोगों ने इसकी वैल्यू प्राप्त की है। तो 1.49 × 10⁻³ × 27.78 मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4.14 × 10⁻² मोल। अब यहाँ से जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या गुणे अणु भार। तो ये है 4.14 × 10⁻² × 44। ये 44 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार है। ज्ञात कर लेते हैं 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो दूनी 32, ये आ जाएगा 44 44। तो यहाँ पे 44 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 1.82 ग्राम। अर्थात जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 1.82 ग्राम। क्वेश्चन सेकेंड है 298 केल्विन पर बेंजीन में मेथेन की मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 × 10⁵ mmHg है। 298 केल्विन तथा 760 mmHg दाब पर मेथेन की बेंजीन में विलेयता की गणना कीजिए। इसका आंसर ये है। ये आपके लिए, आप सबके लिए होमवर्क है, सॉल्व करिएगा इसको। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।